हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 25 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 जनवरी 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के रिविजन से। सबसे पहले हम लोग कल का रिविजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर नहीं विजिबल हो रहा है क्या? और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बंधाल गांव में 17 रहस्यमयी मौत के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ये एक न्यूज थी, न्यूज टाइप की, मतलब कि इसको मैंने कल कवर कर रहा था। पीयूष गोयल जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है 2030 तक। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत करी हुई है। और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गुजरात में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के अध्यक्ष बनाए गए धनंजय शुक्ला। प्रयागराज के महाकुंभ में न्याय विभाग के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, नाम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी मैक्सिको बॉर्डर की तरफ, यानी कि अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर युद्धपोत शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस यानी इनक्वाइस को। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग डिटेल से करंट अफेयर पढ़ेंगे आज की। लेकिन क्योंकि रिपब्लिक डे आ चुका है और रिपब्लिक डे पर ऑफर आता है हर बार की तरह, बिगेस्ट ऑफर, टेक्स्ट बुक का भी बिगेस्ट ऑफर शुरू हो चुका है। टेक्स्ट बुक पास प्रो सबसे लोएस्ट प्राइस पर मिल रहा है, 351 रुपए में प्राप्त कर सकते हो अगर आप एमजेटी कूपन कोड यूज करते हो तो। टेक्स्ट बुक पास प्रो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसके तहत आप साल भर जितने भी मॉक टेस्ट दोगे, जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबका मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, वो सब कुछ आपको मिलेगा ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो में। तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एमजेटी कूपन कोड यूज करना, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन, 25 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? 25 जनवरी को साथियों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। एक और दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। दोनों ही दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, ध्यान रखना, दोनों ही राष्ट्रीय दिवस है, विश्व लेवल का नहीं है, दोनों ही राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय दिवस है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक एक करके समझते हैं। नेशनल टूरिज्म डे, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, खास करके भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, भारत के अंतर्गत जो टूरिज्म के स्थल हैं उनको दुनिया के सामने रखने के लिए। जैसे आप देखो ताजमहल वगैरह, या अब तो राम मंदिर भी आ गया, इसके अलावा लाल किला, मतलब जहां जहां भी लोग घूमना जाना चाहें, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि टूरिस्ट के कौन कौन से स्थान हैं। दूसरा, इसी दिन साथियों नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था और नेशनल वोटर्स डे इसीलिए मनाया जाता है। तो दोनों ही दिन आपको ध्यान रखना है। थीम देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये है इस बार की थीम। और 1949 में इस दिवस की स्थापना की गई थी। विश्व पर्यटन दिवस की बात की जाए तो वो 27 सितंबर को मनाते हैं और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। ठीक है। और मतदाता दिवस की अगर आप थीम देखना चाहो तो इसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ओके। और इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के द्वारा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अच्छा, एक चीज और, ये वोटर्स की बात आ रही है तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लो। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल लाया गया है और हालांकि ये जेपीसी के पास चला गया है, 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई गई है, उस पर गया है। लेकिन अगर ये पास हो जाता है, लागू हो जाता है, तो 2029 से हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक चुनावी वर्ष होगा। उसी चुनावी वर्ष में हर प्रकार के चुनाव आयोजित कराए जाएंगे, चाहे वो आपके पंचायती चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभाओं के चुनाव हो, चाहे फिर लोकसभा का चुनाव हो। तो ये अगर लागू होता है तो 2029 से होगा। ठीक है। अगला, अब प्रमुख दिवस आए हैं जो जनवरी महीने का, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज अगला क्वेश्चन, 2025 जनवरी में बताइए बीएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? एडिशनल डायरेक्टर। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एडिशनल डायरेक्टर बना दिए गए हैं अभी हाल ही में महेश कुमार अग्रवाल। महेश कुमार अग्रवाल, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको रिवीजन कराया था कि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो हैं ये सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हुए हैं। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।
ADG, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। ठीक है, तो ये हैं महेश कुमार, 4 वर्ष के लिए नियुक्त रहेंगे या कोई अगले आदेश तक। ठीक है ना, इसमें अगला आदेश भी होता है। 2 साल का कार्यकाल पूरा किए हो मान लो, अभी 2 साल और बाकी है, लेकिन ऊपर से आदेश आया तो चेंज हो सकते हो। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। मोटो भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला। हाल ही में सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। ये कब तक इसने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा? अभी प्रोटोटाइप लॉन्च किए हैं और इसे कब लॉन्च कर देंगे जनरल पब्लिक के लिए? तो ये लॉन्च करेंगे 2028 तक। अभी इसका प्रोटोटाइप एक मॉडल दिखाए हैं, कुछ इस प्रकार से दिखेगी ये एयर टैक्सी। एयर टैक्सी मतलब हवा में उड़ने वाली टैक्सी। किराया दो, सवारी बैठो और उड़ करके जा करके दूसरी जगह पर उतार देगा, कोई ट्रैफिक वाला बवाल नहीं। खैर, तो ये 2028 का लॉन्च एम लेकर के चल रहे हैं। ये भारत में पहली बार होगा। कई देशों में, दुनिया भर में, साउथ कोरिया हुआ, UAE हुआ, इन सब ने बहुत पहले ही प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है। तो ये 2028। अच्छा, नाम क्या है इनका? सरला एविएशन। ये स्टार्टअप है भारत का, है ना। तो 20 से 30 किलोमीटर के लिए इसे अभी डिजाइन किया गया है। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति भी इसकी हो सकती है। सरला एविएशन की स्थापना 2023 में हुई थी। एंड्रियन सिमट और राकेश गांवकर और शिवम चौहान ने इसकी स्थापना की थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अभी 2 ही साल हुए हैं स्थापित हुए। चलिए, अच्छा एक चीज और, ये प्रोटोटाइप लॉन्च किए हैं तो प्रोटोटाइप से याद आया, आपको एक रिवीजन पॉइंट बता दे रहा हूँ। CR450 याद रखना। ये जो है, ये क्या है? ये ट्रेन है। ये ट्रेन है, फास्टेस्ट ट्रेन है। चीन ने इसे लॉन्च किया है, इसका प्रोटोटाइप। और ये 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला। हाल ही में किस देश में जन्मजात नागरिकता पर रोक लगा दिया गया, जिसे वहां के न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से असंवैधानिक कहा है? तो कहां पर ऐसे क्रेजी डिसीजन लिए जा रहे हैं? अमेरिका में। मैंने आपको बताया भी था अभी पिछले दिनों में कई बार कि एक एक करके मैं जितने भी उन्होंने चीजें अनाउंसमेंट की हैं उसको मैं कवर करवाऊंगा। जन्मजात नागरिकता पर रोक लगा दी है डोनाल्ड ट्रंप साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति। वहां के हालांकि न्यायाधीश ने इसे अभी रोक लगा दिया है, इस पर मतलब स्टे कर दिया है कि ये असंवैधानिक है। अभी तुरंत तत्काल रूप से ये लागू नहीं होगा। लेकिन होड़ इतनी मच गई है कि वहां पर हॉस्पिटल्स भरने लगे हैं। तो क्योंकि जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगी, मतलब अगर बच्चा पैदा होता है तो पहले क्या होता था, पहले क्या मतलब भारत में अभी भी होता है, अगर बच्चे का जन्म हुआ है, माता या पिता भारतीय हैं, दोनों में से कोई एक, तो फिर उसको नागरिकता मिल जाती थी बाई बर्थ। तो लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने कहा बंद कर देंगे, और इसको लेकर के वहाँ बहुत तेजी से, और इन्होंने कहा फरवरी में बंद करेंगे, इसको लेकर के वहाँ पर बहुत तेजी से होड़ मच गई, भगदड़ मच गई। जितने भी प्रेग्नेंट वीमेन थी वो जा जा करके ऑपरेशन से बच्चे पैदा करवा ले रही थी अभी, है ना, जिसके मतलब कि जिनको 8 महीने 9 महीने आसपास में थे उनका, जिससे उनको नागरिकता मिल जाए। सोचो, वहां पर इतना डेस्परेट होते हैं जो कपल्स होते हैं नागरिकता पाने के लिए, अपने बच्चों को नागरिकता दिलाने के लिए, कि कई कई सालों तक इंतजार करते हैं कि पहले उनको मिले, उसके बाद फिर वो वहीं पर, मतलब यहाँ पर नहीं, इंडिया के गए हुए जो वहां रहते हैं वहां पर जाकर बच्चा पैदा करते हैं, जिससे उसको नागरिकता मिल जाए। और इतने सालों से इंतजार करते आ रहे हैं, अभी बच्चा हुआ है, उसके बाद पता चले कि अभी नया नियम आ गया कि होगा ही नहीं, तो सोचो उन पर क्या गुजरेगी। खैर, स्पष्ट रूप से अभी असंवैधानिक वहां के जो न्यायाधीश हैं जॉन कॉफिनार, इन्होंने कहा है। अब देखना होगा आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी 19 फरवरी के बाद से इन्होंने कहा है कि अमेरिका में जो जन्मे बच्चे होंगे उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम लॉन्च किया? कवचम, इसे लॉन्च किया है अभी केरल सरकार ने। ये आपदा चेतावनी प्रणाली है, मतलब कोई भी डिजास्टर आएगा तो उसको पहले ही ये चेतावनी जारी करेगा। ठीक है ना, तो डिजास्टर के लिए नाम होगा कवचम। अब इसमें जो NDRF है, भारत का जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ना, वो भी, और वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, पैसा दे रहा है। तो इन सबके द्वारा मिल करके केरल के मुख्यमंत्री ने ये, मतलब केरल ने मिलकर के बनाया है, तो केरल के मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च किया है। उन्नत आपदा जोखिम प्रणाली है। ये प्रणाली काम कैसे करेगी? ये प्रणाली दोस्तों, अगर कोई मान लो डिजास्टर आने वाला है, कोई मान लो भूस्खलन कहीं पर हो रहा है, होने वाला है, या फिर कहीं पर बाढ़ आ गया, समुद्री तूफान आ गया, तो ये पहले ही नोटिफाई कर देगा। 91 टाइप के सायरन इसमें बजेंगे, 91 सायरन बजेंगे, जो वहां की पब्लिक को आगाह कर देंगे, चेतावनी दे देंगे कि वहां से जल्दी भैया पैकिंग करो और निकलो यहाँ से। तो तेजी से लोगों को इवेक्युएट कराया जाएगा, जिससे वहां पर जनहानि की जनहानि
ना हो पाएगी। अभी आपको अगर याद हो तो केरल के वायनाड में, जहां से राहुल गांधी सांसद थे, अब प्रियंका गांधी सांसद हैं, वहां पर भी भूस्खलन हुआ था, याद हो अगर, कुछ महीनों पहले। 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, 100 से ज्यादा लोग लापता थे, बहुत बड़ा भूस्खलन था, बहुत बड़ी आपदा हुई थी वो, है ना। तो ऐसे कोई आपदा ना आने पाए केरल में, इसलिए इन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, कवचम नाम है इसका, याद रखना, कवचम। अगला, केरल के बारे में अगर जाने तो केरल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो, लगभग हर दिन आपको एक दो राज्य देखने को मिलता है जिसमें आपको डिटेल बताया जाता है उस राज्य के बारे में। पिनराई विजयम सीपीआईएम पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी यहाँ के गवर्नर हैं। वेपनाड झील है यहाँ पर, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, पलक्कर दर्रा है, थामस रुइगर है, कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम ये यहाँ के नृत्य हैं। ठीक है, 14 जिले हैं, विधानसभा में 140 सीट, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीट यहाँ से जाती है। अगला, जनवरी 2025 में कहां पर छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव लॉन्च किया गया? छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, ये साथियों इस बार बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कर्नाटक में हो रहा है, बेंगलुरु में, उसकी राजधानी में आयोजित किया गया। यहाँ पर महोत्सव के एक हिस्से में एक सम्मेलन भी आयोजित हुआ। नाम क्या था? कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, एक वैश्विक परिक्षेप। ठीक है, इसमें जर्मनी और इसके अलावा स्विट्जरलैंड, ये सब भी इसमें शामिल हुए थे, बहुत सारे देश इसमें और भी शामिल हुए थे। कर्नाटक जो है ये पोषक अनाज के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। कुछ दिन पहले मैंने कॉफी के बारे में बताया था, कहवा के उत्पादन के बारे में। कहवा उत्पादन में भारत जो है, कहवा निर्यात में 7वें पर था। कर्नाटक भारत में कहवा में पहले पर, कहवा मतलब कॉफी, तो कर्नाटक में भारत में सबसे ज्यादा कहवा उत्पादन होता है। 2017 में, इससे पहले ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव की मेजबानी कर चुका था। बाजरा से अगर एक पॉइंट और रिवाइज करना चाहो तो वर्ष 2023 को, वर्ष 2023 को, 23 को मिलेट्स का वर्ष, यानी कि बाजरा का, बाजरा या मोटे अनाज का, बाजरा या मोटे अनाज का वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था, वर्ष घोषित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, याद होगा, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बन चुका है ऑलरेडी और आगे भी बन सकता है। वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। ठीक है, आगे। अच्छा, रिपब्लिक डे ऑफर भी लाइव हो चुका है। आप एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे तब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने कूपन कोड नहीं चेंज किया है आपको, जिससे कंफ्यूजन ना हो। एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे तो 80% का डिस्काउंट आपको मिलेगा रिपब्लिक डे सेल में। किस पर मिलेगा? हमारे सभी वीडियो कोर्सेज पर। सभी वीडियो कोर्सेज में 3 इस समय जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो है संकल्प बैच, है ना, दूसरा है आपका जीएस सफलता बैच, तीसरा है अर्जुन बैच। ग्रुप डी की डिमांड उठ रही है। ग्रुप डी का बैच देखो अभी क्या है, मैं सोच रहा हूँ 3 फरवरी से इसको शुरू करने को, बसंत पंचमी की बाद से। लेकिन फिर लोगों का ये भी रहेगा कि भाई 26 जनवरी ऑफर में लेना चाहते हैं, तो इसलिए कैटेगरी बना दी जाएगी, है ना। क्लासेस उसमें 3 फरवरी के बाद से आएगा। तो आप लोग अगर जिनको जिनको लेना है इसमें ग्रुप डी का बैच जो है आने वाला है, उसको लेना है, ज्वाइन करना है, तो आप व्हाट्सएप करिए, आपको बताया जाएगा प्रोसेस कि कैसे आपको अभी इनरोल हो लेना है। ठीक है, इस ऑफर में। हालांकि जब लॉन्च किया जाएगा तो उसमें डिस्काउंट दिया जाएगा, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की जाएगी। एमजेटी एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता है। हम लोग अगर बुक भी कोरियर करते हैं ना, तो हर एक चीज़, हर एक स्टेप पर नोटिफाई करते रहते हैं। ट्रैकिंग आईडी, डिस्पैच हुआ कि नहीं, डिलीवर हुआ कि नहीं, हर एक चीज़ पूरा एक्सेल फाइल पूरा कंप्लीट होती है। मतलब इस हिसाब से मतलब ट्रांसपेरेंसी की जाती है, जैसे आपको लगेगा कि उतना अमेजन फ्लिपकार्ट वाले ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाते होंगे जब आप ऑर्डर करते होंगे। तो इसलिए एनजेटी एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता है, और हम लोग का उद्देश्य है कि आपको जो भी चीज़ें मिले क्लियर रहे, और आप भी संतुष्ट रहो, हम भी संतुष्ट रहे। चलिए अगला, किसको रिलायंस पावर का सीईओ और कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? रिलायंस पावर का सीईओ और कार्यकारी निदेशक अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज पारेख को। नीरज पारेख रिलायंस पावर के सीईओ होंगे और ये 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। इनके पास 29 साल से ज्यादा का अनुभव है इस सेक्टर में, पावर सेक्टर में। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना 1958 में हुई थी। धीरू भाई अंबानी ने इसकी स्थापना की थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मुकेश अंबानी इसके अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इसमें भारत चौथे पर रहता है, फिक्स है। ठीक है, तो चौथे पर भारत है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स, क्योंकि इसमें अमेरिका, रूस, चाइना ये टॉप पर रहते हैं 3, चौथे पर भारत का ही स्थान रहता है हर बार। ठीक है, तो देख लो, ये पूरा टॉप 10 की मैंने लिस्ट दे रखी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसे 0.074 का स्कोर मिला है।
रसिया को 0.078 का मिला है स्कोर, चाइना को 0.078 का मिला है, इंडिया को 0.011 का स्कोर मिला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रसिया दूसरा स्थान अभी भी काबिज करके रखा हुआ है, जबकि वो 2 से 3 सालों से वो युद्ध में अटका हुआ है, फंसा हुआ है, फिर भी देखो मिलिट्री पावर में अभी भी वो पावरफुल है। इंडिया चौथे पर, फिर साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, तुर्की और इटली है। ये हिंदी में वही सारी चीजें हैं, 145 देशों में ये जारी की गई रैंकिंग। कुछ और महत्वपूर्ण सूचकांक का रिवीजन करेंगे, जैसे जैसे अभी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर रहा था, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में 25वें पर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोग 85वें पर आ गए हैं, साइबर हमलों के मामले में हम लोग दूसरे पर हैं अमेरिका के बाद, तीसरे पर इजराइल है, सतत व्यापार सूचकांक में 23वें पर, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें 10वें पर है, इसमें टॉप 3 में कोई नहीं होता है, चौथे पर डेनमार्क होता है। एआई तैयारी सूचकांक में 72वें पर है, विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में 79वें पर, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 176वें पर, और विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये भी पूछा जाता है बहुत, तो इसमें हम लोग हैं 84वें स्थान पर। अगला, हाल ही में कहां पर दुर्लभ उमा महेश्वर की धातु की मूर्ति की खोज की गई? तो एक दुर्लभ उमा महेश्वर की धातु की मूर्ति खोजी गई है, जिसमें 12वीं सदी की शिल्पकला का यूज किया गया है। ये खोजी गई है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। आर्टिकल देखिए द हिंदू का, एशियंट उमा महेश्वर मेटल स्कल्प्ट फाउंड एट तगुंजे इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट में खोजा गया हुआ है। 17वीं शताब्दी में बताया जा रहा है बनाया गया है, लेकिन इसकी जो शिल्पकला है वो 12वीं सदी की है। तो उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुक के अजरी गांव में खोजा गया है। भगवान शिव की ये मूर्ति है जो कमल के मंच पर बैठे हुए हैं, अर्धांगिनी पार्वती के उनके बाईं गोद में विराजमान है, कुछ इस प्रकार से ये मूर्ति है ना। चलिए अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाते हैं, जब हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, बालिका दिवस मनाते हैं, और जब हम लोग एक और दिन मनाते हैं, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, अब इसको क्वेश्चन को नहीं लिया गया है अलग से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का, तो आप ऐसे ही जान लो उत्तर प्रदेश का इस बार 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस इस बार 74वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये बात याद रखना, ऐसे ही याद रख लो, ठीक है ना। चलिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम है एआई एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन ए वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। 7वां संस्करण है, इसकी शुरुआत 2019 से की गई थी। अगला, अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यही यहाँ से कर लो रिवीजन। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग 11 नवंबर को मनाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर, ठीक है ना, पीडीएफ पढ़ लेना। अबुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम मत बोलना, पहले शिक्षा मंत्री का नाम लेना, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे, इन्हीं की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। अगला, फिक्की फ्रेम्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो फिक्की फ्रेम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए आयुष्मान खुराना। अब आप कहोगे फिक्की तो सुना था, ये फिक्की फ्रेम्स क्या है? फिक्की फ्रेम्स दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री का एक कन्वेंशन है ना, तो फिक्की के द्वारा आयोजित होता है, वो फिल्म इंडस्ट्री का कन्वेंशन है, उनके द्वारा समारोह होता है। इसको स्थापित हुए हो गए हैं 25 साल, मतलब 1999 में यह स्थापित हुआ था, और इस बार 25वीं एनिवर्सरी मना रहा है, मतलब सिल्वर जुबली मना रहा है। तो इसकी सिल्वर जुबली को प्रमोट करने के लिए आयुष्मान खुराना को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर फिक्की फ्रेम्स का, ठीक है ना। तो बधाई हो, अंधाधुन आर्टिकल 15 में बेहतरीन भूमिकाओं के लिए जाना जाता है आयुष्मान खुराना को। फिक्की की बात करें अगर, फिक्की का मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, हर्षवर्धन अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं, संस्थापक घनश्याम दास बिरला जी थे, और ज्योति विज इसके महासचिव हैं। क्लियर है? ये थे साथियों आज के टॉप 11 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको आप रिवीजन करना चाहो तो रिवाइज कर लो। अभी प्यूमा इंडिया ने जैसे पीवी सिंधु को बनाया था, पहला कोको विश्व कप जो कि दोनों ही पुरुषों का महिलाओं का दोनों ही भारत ने जीत लिया, उसके ब्रांड एम्बेसडर थे सलमान खान। मध्य प्रदेश पर्यटन ने पंकज त्रिपाठी को बनाया। थाईलैंड ने अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सोनू सूद को बनाया ब्रांड एम्बेसडर।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में रश्मिका मंदाना बनाई गई। बंदरगाह मंत्रालय ने मनु भाकर को बनाया। लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय बनाई गई। प्ले स्पोर्ट ने सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना। कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पूछा था मैंने, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय नियुक्त किए गए हैं। नरेंद्र जी को बॉम्बे हाईकोर्ट का नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। आज आपको क्या बताना है कि किस राज्य ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। ये देखिए आ गया क्वेश्चन। चलिए, सुरक्षा के क्षेत्र में एसआईटी का पूरा नाम क्या है? एसआईटी बताइए, एसआईटी क्या होती है? एसआईटी आप सुने होंगे ना, एसआईटी का गठन किया गया, तो बताइए एसआईटी क्या होता है? कमेंट कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगर आप पसंद आई है वीडियो तो लाइक शेयर करना और बुक भी ऑर्डर कर लो अगर नहीं किया हो तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।